Earth and the universe. Consider the following. 2025. Anatolia in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other. So when people are waking up and getting set for breakfast in the city, it would be different day. Second, when it is Monday in Anatolia, it is Tuesday in Nome. Which of the statements given above is are correct? A. One only, B. Two only, C. Both and one and two, and D. Neither one or two. Explanation. Answer is A. Explanation. Anadry, Russia UTC 12, Nome and Alaska UTC 9 600 km apart. Due to international dateline, Anadry is 21 hours ahead of Nome. Example, 8 a.m. Monday in Anadry is equal to 11 a.m. Sunday in Nome. So, they can be on different calendar dates despite being geographically close. Nome is behind Anadry by 21 hours, not ahead. Correct answer is A, one only, which is Anadry in Siberia and Nome in Alaska, a few kilometers from each other. When people are waking up and getting set for breakfast in the city, it would be different day, which is true. Next, consider the following country 2025. First Denmark, first United Kingdom, second Denmark, third New Zealand, fourth Australia, fifth Brazil. How many of the above countries have more than 4 time zones? A. All the five. B. Only four. C. Only three. D. Only two. The correct answer is second. Answer is C. Explanation. UK has 10 time zone. Denmark has 5 time zone. New Zealand has 3 time zone. Australia has 8 time zone. And Brazil has 4 time zone. तो करेक्ट आंसर है यूके. यूके के पास 10 टाइम जोन है. डेनमार्क के पास 5 टाइम जोन है. न्यूजीलैंड के पास 3 टाइम जोन है. ऑस्ट्रेलिया के पास 8 टाइम जोन है. ब्राज़ील के पास 4 टाइम जोन है. फर्स्ट वाला का आंसर क्या है? एनएडी जो रशिया में है प्लस 12 आवर है, और नोम अलास्का यूटी से जो 9 आवर है. एनएडी जो रशिया में और नोम जो अलास्का में वो 600 किलोमीटर दूर है. इंटरनेशनल डेटलाइन की वजह से एनएडी जो है नोम से 21 आवर्स आगे रहेगा. इसका मतलब एनएडी में मंडे 8 AM होगा तो संडे तो नोम में संडे 11 AM होगा. तो दोनों एनएडी और नोम के बीच में 21 आवर्स है और एनएडी जो है 21 आवर्स आगे. सो दे कैन डिफरेंट कैलेंडर डे डिस्पाइट बीइंग ज्योग्राफी क्लोज. नोम इज़ बिहाइंड एनएडी बाय 21 आवर्स अहेड. तो जो अलग अलग कैलेंडर के दिन ज्योग्राफिकली नोम जो है एनएडी से 20 आवर्स पीछे रहेगा, ना कि आगे. नो थर्ड. On June 21, every year, which of the following latitude experiences sunlight more than 12 hours? तो 21 जून में हर साल जो है लैटिट्यूड जो है कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जहाँ पे 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट एक्सपीरियंस करता है? फर्स्ट इक्वेटर, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फोर्थ आर्टिक सर्कल. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C 3 and 4, and D 2 and 4. Answer है D. Equator on June 21 experienced roughly 12 hours of daylight and 12 hours of darkness. Not more. Tropic of Cancer 23.5 degree north get the longest day of the year on June 21. तो यहाँ पर जून 21 में इक्वेटर जो है वो 21 आवर्स डे लाइट ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है और 21 आवर्स डार्कनेस एक्सपीरियंस करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
में तो सबसे ज़्यादा डे टाइम रहता है जून 21 में। द समर solstice as the sun is directly overhead at noon। तो जब समर सॉल्स्टाइस होता है तो सन जो है 12 बजे को आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ जून 21 is in southern hemisphere winter, so it receives less than 12 hours of daylight। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ रहता है जून 21 में, सदर्न हेमिस्फीयर विंटर में रहता है। तो वो 12 घंटे से कम डे लाइट एक्सपीरियंस करता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ सनलाइट ऑन जून 21 नोन एज मिडनाइट। तो आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है 24 आवर सनलाइट एक्सपीरियंस करता है जून 21 में, जिसको मिड नाइट सन बोलते हैं। तो आंसर इज डी। आंसर इज डी 2 and 4। तो 2 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 4 में ट्रॉपिक ऑफ सर्कल। यहाँ पे ये 2 लैटिट्यूड है जो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को 12 घंटे से ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है जून 21 में, समर सोलस्टिस के टाइम पे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। तो जो इक्वेटर का ट्रोपोस्फियर है उसका थिकनेस ज़्यादा है कंपेयर टू पोल का थिकनेस से। स्टेटमेंट 2, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करंट। इक्वेटर में जो है स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करंट की वजह से बहुत हाई ट्रांसपोर्ट होता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज रिस्पेक्ट टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट में से कौन सा पॉइंट सही है। ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। बी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है एक्सप्लेन नहीं करता स्टेटमेंट 1 को। सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट पर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो इसमें से सही आंसर क्या है। आंसर इज 4th A। Troposphere is thicker at the equator due to higher temperature. Strong convection from the heat make the troposphere thicker. Both are correct. And to explain 1, ट्रोपोस्फियर जो है इक्वेटर में सबसे ज़्यादा थिक है। हाई टेम्परेचर की वजह से, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन की वजह से जो हीट से मिलता है ट्रोपोस्फियर थिक रहता है। दोनों भी एक्सप्लेनेशन 1 and 2 करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. With the reference to the earth atmosphere, which one of the following statement is correct? 2022। तो यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो रेफरेंस है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो टोटल अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 times दैट रिसीव्ड एट पोल। तो यहाँ पे इंसोलेशन है टोटल अमाउंट इक्वेटर में और 10 टाइम ज़्यादा है जो पोल में मिलता है। इंफ्रारेड रे कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। इंफ्रारेड जो है उसमें 2/3 से ज़्यादा के बराबर इंसोलेशन मिलता है। सी, इंफ्रारेड वेव आर लार्जली ऑब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड जो है वो वाटर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है जो कॉन्सेंट्रेट करता है लोअर एटमॉस्फेयर में। डी, इंफ्रारेड वेव आर एट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सोलर रेडिएशन। इंफ्रारेड वेव जो रहता है वो सोलर रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा इंफ्रारेड। तो करेक्ट आंसर है 5th का।
C. Answer is C. Water vapor in the lower atmosphere absorb infrared radiation, contributing to the greenhouse effect and warming. It acts as a positive feedback in the climate system. तो यहाँ पे आंसर सी है. वाटर वेपर जो है लोअर एटमॉस्फेयर में वो इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. वो ग्रीन हाउस इफेक्ट गर्म करता है एटमॉस्फेयर को और वो पॉजिटिव फीडबैक देता है क्लाइमेट सिस्टम को. तो आंसर इज सी. आंसर क्या है? सी. सी है. इसका मतलब ये है, ये करेक्ट आंसर है. तो मतलब लोअर एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसमें वाटर वेपर जो है वो इंफ्रारेड वेव्स को ऑब्जर्व करता है. फिर नेक्स्ट है, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन द, जो सबसे लंबा नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो कब होता है? ए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, बी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, डी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई. तो इसका आंसर क्या है? Answer is B. On 24th June, summer solstice, the northern hemisphere experiences summer with the longest day and the shortest night, while the southern hemisphere has winter with a longer night and shorter day. 24 जून में समर सॉल्स्टाइस में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो समर एक्सपीरियंस करता है लंबे दिन तक और शॉर्ट नाइट एक्सपीरियंस करता है. और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर में लॉन्गेस्ट नाइट एक्सपीरियंस करता है और शॉर्टर डे एक्सपीरियंस करता है. तो मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? 12 घंटे से ज़्यादा डे लाइट एक्सपीरियंस करता है और शॉर्ट नाइट एक्सपीरियंस करता है. समर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है तो लंबा नाइट एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है और डे टाइम शॉर्ट रहता है. तो आंसर इज 6 का बी. बी. सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जून का महीने का सेकेंड हाफ में क्या होता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर नॉर्मली डे लाइट ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है. कब? जून के सेकेंड हाफ में, मतलब 24 जून में नॉर्थन हेमिस्फीयर ज़्यादा डे लाइट टाइम, दिन का टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है. यहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा डे टाइम एक्सपीरियंस करता है. If a major solar storm, solar flare each reach the earth, which one of the following are the possible effect on the earth? तो यहाँ पर क्या होता है? मेजर सोलर स्टॉर्म मतलब जो सूरज में जो स्टॉर्म आता है वो अर्थ तक पहुँचता है. तो अर्थ तक पहुँचेगा तो अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट, GPS and navigation system could fail. Tsunami could